चलिए शुरू करते हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है कलेक्शन रिकवरी एंड रिफंड ऑफ टैक्स। सर ये बुक कहाँ से मिलेगा? सीएमए का अपडेटेड जो लेटेस्ट मॉड्यूल है वो आपको वेबसाइट से मिल जाएगा, जहां से हम ये चैप्टर सीधा स्टार्ट करेंगे। ठीक है सर, कलेक्शन रिकवरी एंड रिफंड ये कब आता है? जैसे मैं पहले बता चुका हूं, ये किन चैप्टर्स के बाद आएगा? सर्च, सीजर, इंस्पेक्शन, असेसमेंट, इन चैप्टर्स के बाद ही ये चैप्टर आ सकता है। उसके पहले हमें ये स्टडी नहीं करना है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग क्लियर है? पहले वो चैप्टर्स पढ़ेंगे, उसके बाद ही इस चैप्टर में आएंगे। ठीक है सर, इस चैप्टर का थोड़ा सा बैकग्राउंड दीजिए ना सर। दूंगा, बहुत बैकग्राउंड दूंगा, क्योंकि आई एक्सपेक्ट कि ये चैप्टर एब्जॉर्ब करने में थोड़ा सा हमें टाइम लगेगा। इट इज नॉट द फैक्ट दैट ये चैप्टर कुछ हार्ड है या कुछ आउट ऑफ द बॉक्स है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि ये जो थिंग्स है इस चैप्टर में हम ठीक तरीके से कैप्चर कर ले। ओके सर, थोड़ा बेसिक बताइए ना सर। ठीक है, बेसिक बताएंगे सर। इस चैप्टर की शुरुआत कहां से होगी? शुरू होगी डिमांड नोटिस से। सर याद आ रहा है डिमांड नोटिस कौन से फॉर्म में थी? हमको याद आ रहा है सर, कौन से फॉर्म में? फॉर्म नंबर 7 के फॉर्मेट में होती थी। और सर इसका कुछ सेक्शन, हाँ सेक्शन भी याद आ रहा है हमको, लास्ट क्लास में हमने सेक्शन याद किया था। कौन सा था? 156। ठीक है सर, ओके। तो डिमांड नोटिस एक बार आ गई तो उसके बाद ही ये कहानी शुरू होती है। कौन सी? कलेक्शन रिकवरी एंड रिफंड की। रिफंड कंप्लीटली अलग टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, बाद में देख लेंगे। रिफंड इसकी ज्यादा पे कर दिया गवर्नमेंट को और हमको उससे वापस लेना है, बीच में थोड़ा इंटरेस्ट फैक्टर भी आएगा, वो थोड़ा अलग टॉपिक है, इससे कनेक्ट ना करें। ठीक है, फोकस कहां पे करना है? कलेक्शन एंड रिकवरी। ओके सर, नोटिस तो आ गया डिमांड का 156 में। अब कौन सा चैप्टर सर? ये जो चैप्टर है जो हम पढ़ रहे हैं उसकी शुरुआत कहां से होगी? इट विल स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन 220, जो इसका मेन कंटेंट लेके बैठा है। सेक्शन 220 सर क्या कंटेंट लेके बैठा है ये चीज? इसको थोड़ा सा सब सेक्शन में देखेंगे तो इसका सब सेक्शन 1 क्या बोल रहा है? एसएससी को एक बार नोटिस आ गई 156 सेक्शन की डिमांड नोटिस है, उसको एक बार आ गई तो उसको जो भी डिमांड में जितना भी टैक्स या फिर टिपफो, जैसा हम क्या याद करते थे? टिपफो, TIPOF। सर ये क्या है टिपफो? टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फाइन एंड एनी अदर डिमांड जो भी उस पर रेज की है। तो हमको क्या करना है? टिपफो भरना है। कितने दिन में? 30 डेज में भरना है। सर कहां से 30 डेज काउंट करेंगे? नोटिस से मिलने के बाद से 30 डेज काउंट करेंगे। ठीक है, तो डिमांड नोटिस आ गई, 30 डेज में हमको क्या करना है? टिपफो जमा करना है। सर ये किसने कहा? सब सेक्शन 1 ने कहा। सर नहीं किया तो? नहीं किया तो क्या होगा? दो चीजें हो सकती है आपके साथ, ये दुर्घटना वाली चीजें क्या है सर? एक तो पहला चीज इंटरेस्ट, जैसा हमको एक्सपेक्टेड था सर, इंटरेस्ट लगेगा। सर दूसरी चीज क्या हो सकती है? पेनल्टी। अच्छा सर, मतलब दो चीजें हो जाएंगी अगर 30 डेज में ना भरे तो। ठीक है सर, इंटरेस्ट कितना लगेगा? 1% पर मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। और पार्ट देर ऑफ, ये वर्ड यूज किया गया है कि पार्ट देर ऑफ का मतलब क्या होता है कि अगर 2 दिन हुए फिर भी उसको 1 मंथ कंसिडर करेंगे, 20 दिन हुए फिर भी उसको 1 मंथ कंसिडर करेंगे, 32 दिन हुए हैं, 1 महीना 2 दिन एक्स्ट्रा हुए फिर भी उसको क्या कंसिडर करेंगे? 1 महीना ना, उसको क्या कंसिडर करेंगे? 2 महीना काउंट करेंगे। फ्रैक्शन में नहीं डाल सकते मंथ को कि मेरा तो 0.7 मंथ हो गया तो मेरा इंटरेस्ट है 1% से वो कुछ 0.6 वगैरह, ऐसा कुछ प्रोराटा कैलकुलेशन नहीं होगा। एक दिन भी 31 के आगे गया तो वो क्या कहलाएगा? 2 मंथ कहलाएगा, सीधी से कैलकुलेशन। ठीक है, ओके सर। ये इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है? इट हैज टू बी सिंपल इंटरेस्ट। सर ये डिटेल में देखेंगे क्या इंटरेस्ट के चैप्टर में? हाँ, ये जो 220 सबसेक्शन 1 है इसके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे इंटरेस्ट वाला चैप्टर में। फिलहाल इतना समझना है, डिमांड 30 डेज में नहीं भरा है तो क्या कॉन्सिक्वेंस हो रहा है? दो चीजें, एक तो इंटरेस्ट आ रहा है, दूसरा क्या हो रहा है? पेनल्टी आ रहा है। सर पेनल्टी जितना प्रिस्क्राइब किया जाएगा, लेकिन दिस पेनल्टी कैन नॉट एक्सीड, दिस पेनल्टी मतलब जो पेनल्टी का अमाउंट है, इट कैन नॉट एक्सीड व्हाट? द एरियर्स ऑफ टैक्स। टैक्स का जितना भी हमारा एरियर्स है ये उसको क्रॉस नहीं कर सकता ना। कि आपका सपोज आपने टैक्स नहीं भरा है, डिमांड कितने का है? 1 लाख का आया और पेनल्टी लग गया 2 लाख का, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ठीक है, ये अलग हो सकता है चीज कि आपको फाइन शायद टैक्स एरियर से ज्यादा लग जाए, ये केसेस हो सकते हैं, ऐसा कभी कभार होता है, रेयर केसेस है। ग्रेव ऑफेंस हो या फिर आपने इनकम एस्केपिंग वाली चीज की, ये इवेजन किया है टैक्स का, तो ये चीजें हो सकती है। सर हमसे क्या हो गया? हमसे गलती हो गई सर, हमको ये इतना फाइन इंटरेस्ट ये सब नहीं भरना है सर, क्या करें? कुछ कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं। ये चीजें वेव ऑफ हो सकती है,
मतलब सर इनको माफ किया जा सकता है? हाँ, कौन माफ कर सकता है सर? पहला सेक्शन तो बताइए ना सर। इस 2 सबसेक्शन के तहत ये माफ किया जा सकता है, वेव किया जा सकता है। सर कौन वेव किया कर सकता है? देखो, इस चैप्टर में और इसके पहले के चैप्टर्स में जितने बार भी जिक्र हुआ है कि ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, या फिर जो अथॉरिटीज बोलेंगे एडिशनल कमिश्नर हो गया, या फिर सिर्फ कमिश्नर हो गया, प्रिंसिपल कमिश्नर हो गया, ये चीजें इतना याद नहीं रहती है। तो आपको सिंपल चीज करना है, अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज ये वर्ड यूज करना है, आपको एग्जामिनर मार्क नहीं कट करेगा। तो ठीक है, कौन माफ कर सकता है, कौन वेव कर सकता है? अच्छा, अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज हर बार आपको नहीं लगना है, क्योंकि एक्सेप्शंस कौन से हैं? सीबीडीटी। कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे सिर्फ आपका वेवर और जो भी माफ करना आपको है वो चीज कौन कर सकता है? सीबीडीटी कर सकता है। तो आप सीबीडीटी के अगेंस्ट ऐसा नहीं लिख सकते अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। अप्रोप्रिएट अथॉरिटी आप किसको लिखेंगे? कमिश्नर हो गया, प्रिंसिपल हो गया, चीफ कमिश्नर हो गया, ये जो चीज है उनके लिए आप क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। और कुछ केसेस में जहां पे स्ट्रिक्टली सीबीडीटी है वहां पे सिर्फ सीबीडीटी ही लिखेंगे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है सर। अच्छा, तो सर आप जैसे बता रहे थे, ये चीज जो है ये वेव हो सकती है, किसके थ्रू वेव हो सकती है? अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज के जरिए ये चीज वेव हो सकती है सर। लेकिन वो हमको किन शर्तों पे माफ करेंगे? अगर उनको लगता है, इफ दे थिंक दैट द असेसी हैज इनकर्ड जेन्युइन हार्डशिप, सही में कुछ वो ऐसी चीज में फंसा था जिसकी वजह से वो 30 डेज में नहीं दे पाया। दूसरा चीज, जो भी डिफॉल्ट हुआ है इंटरेस्ट का या फिर जो भी अमाउंट उसको देना था, वो ऐसे सर्कमस्टांसेस की वजह से हुआ जो एसएससी के बियॉन्ड कंट्रोल थे। ही कुडंट कंट्रोल दोस थिंग्स एंड दैट इज व्हाई ही कुडंट पे एंड ही हैज मेड अ डिले देयरफॉर। ओके, सो दैट इज एक्सक्यूजेबल थिंग। ओके, चलो, तो ये चीज हो गया सर। 30 डेज में डिफॉल्ट होने का चांस है, क्योंकि मे बी द एसएससी विल हैव टू रिकैलकुलेट व्हाट इज वेंट रॉन्ग एंड व्हाट ही नीड्स टू रिपेयर, वो अमाउंट जमा करने में या फिर जो भी चीजें प्रोसीजरल थिंग्स है, इट विल नीड टाइम, डेफिनेटली इट विल नीड टाइम। So can we ask for an extension of time? Definitely we can. We can apply to the authorities. फिर से बोल रहा हूं, वर्ड के यूज करेंगे appropriate authorities. We will apply to the appropriate authorities कि we seek extension of time for replying to this particular notice and payment of demand, whatever it might be, tax, interest, penalty, late fees, anything it might be. Okay. तो सर मतलब हम extension के लिए apply कर सकते हैं। ठीक है, extension can be अप्लाइड। सर एक चीज बताओ ना, मेरा ना 30 डेज हो गया, अब मैं 35th डे पे एक्सटेंशन अप्लाई कर रहा हूं, तो मेरे को एक्सटेंशन मिल जाएगा? मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? जब तक आपका टाइम स्पैन है 30 डेज का, तब तक आप नहीं जगे, फिर भी सोए रहे, तो आपको सीबीडीटी कुछ भी माफी नहीं देगा। ठीक है। सेकेंड थिंग, आप एप्लीकेशन देते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि एप्लीकेशन दे दिया एंड आई गॉट द टाइम लिमिट, इट्स नॉट द केस। वो लोग टाइम लेंगे, प्रोसेस करेंगे उस चीज को। कौन कौन लोग? अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज। और उसके बाद अपना डिसीजन देंगे कि हमें एक्सटेंशन देना है या नहीं देना है। सर कितना टाइम लेंगे वो लोग? सो दैट टाइम इज, उसके लिए एप्लीकेशन करेंगे तो अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज के पास 12 मंथ्स है उस एप्लीकेशन का आंसर देने के लिए। ठीक है, ओके। एक्सटेंशन कैन बी अप्लाइड एंड authorities have to answer in, authorities will have to answer in 12 months। ठीक है, ओके। अच्छा, तो अभी ये जो 220 है ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है। एक लास्ट सबसेक्शन बचा है, मैं भूल गया था। 220 का एक लास्ट सबसेक्शन है जो इंपॉर्टेंट है, उसको बोलेंगे एसएससी इन डिफॉल्ट। सर ये वर्ड ना हमने कहीं पे तो सुना है, कौन सा वर्ड? एसएससी इन डिफॉल्ट। आपको याद है मैंने एक डेफिनेशन बताई थी एसएससी क्या होता है? जब हम नन्हे मुन्ने बच्चे थे, पहली क्लास थी, उस वक्त मैंने बताया था क्या एसएससी का डेफिनेशन में क्या इंक्लूड होता है। 2 क्लॉज 7 याद करो 2 क्लॉज 7 क्या बोला था? एसएससी इंक्लूड्स नॉर्मल एसएससी, रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, डीम्ड एसएससी एंड चौथा कौन सा बोला था? लाइक को याद है या नहीं? एसएससी इन डिफॉल्ट। तो ये एसएससी इन डिफॉल्ट क्या होता है? 220 सबसेक्शन 4 ने बताया कि एसएससी इन डिफॉल्ट कौन होता है? वो पर्सन बेसिकली हु मेक्स एन डिफॉल्ट इन मेकिंग पेमेंट ऑफ टिपफो। ये जो टिपफो वाला है ना, आप जीएसटी में भी याद रख सकते हैं, इसको डीटी में भी याद कर सकते हैं। टिपफो इज, अगेन आई वुड से, टिपफो इज टैक्स, इंटरेस्ट, फाइन, पेनल्टी एंड अदर डिमांड रेज्ड। ओके, चलो, तो ये हो गया हमारा 220। अब बढ़ेंगे जो भी प्रोसीड्यूरल इसके सेक्शन है वहां पे सीधा हम लोग जंप कर देंगे। ठीक है, ओके। 222 पे चलेंगे। सर आपने ये बीच में क्या लिखा है? सर्टिफिकेट ऑफ
टैक्स रिकवरी इज ड्रॉन, मतलब एक टैक्स रिकवरी का सर्टिफिकेट ड्रॉ हो रहा है। सर ये कौन ड्रॉ करेगा, क्यों ड्रॉ करेगा, इससे क्या होगा? आपको अगर रिकवरी करनी है, कलेक्शन करना है इस चैप्टर के तहत, इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स के तहत आपको अगर रिकवरी करनी है, तो डेफिनेटली वॉट एवर द अथॉरिटी इज, ही विल हैव टू इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ रिकवरी। अनलेस दैट इज इशूड, रिकवरी कैन नॉट बी इनिशिएटेड। ठीक है सर, ओके। तो सर इसका कुछ फॉर्म नंबर है क्या? हाँ, दैट विल बी इन फॉर्म नंबर 57। अच्छा सर, ये जो रिकवरी है, व्हाट डज इट एग्जैक्टली इंक्लूड? डज इट ओनली इंक्लूड टैक्स और इट विल बी इंक्लूडिंग टिपफो? तो आंसर इज 229 सेक्शन क्या बोल रहा है? रिकवरी इंक्लूड्स पेनल्टी, इंटरेस्ट, फाइन एंड कॉस्ट ऑफ रिकवरी। सर ये हमें पहले याद नहीं था। टिपफो में जो ओ है, अदर चीज है, अदर डिमांड है, तो ये उसमें ये आएगा क्या? कॉस्ट ऑफ रिकवरी। ठीक है सर, इससे रिकवरी से जुड़ा हुआ और कुछ और है क्या? हाँ, सेक्शन 225 क्या बोल रहा है? स्टे ऑन प्रोसीडिंग्स। आ सकता है स्टे? हाँ, इन प्रोसीडिंग्स पे स्टे लाया जा सकता है, लेकिन कैसे? सिर्फ इन केस ऑफ अपील, अगर अपील की गई है तो। ठीक है सर, एक और सेक्शन आपने लिंक किया है यहाँ पे, सेक्शन 224 क्या बोल रहा है? ये वैलिडिटी, अमेंडमेंट एंड कैंसिलेशन। ये जो सर्टिफिकेट है उसका वैलिडिटी, उसका अमेंडमेंट, अगर उसमें कुछ करना है, आपका अमाउंट चेंज करना है, या फिर जो भी डिटेल्स है, टेक्निकल डिटेल्स है, उसको बदलना है, या फिर उसका कैंसिलेशन, या कब तक ये रिकवरी का सर्टिफिकेट वैलिड है, वो सब चीजें कौन मॉनिटर कर रहा है? सेक्शन 224 मॉनिटर कर रहा है। सर डिटेल में देखेंगे? हाँ, डिटेल में देखेंगे। अब लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अभी आपको याद रखना है वो क्या है? ओनली टैक्स ऑफिसर कैन, मतलब ये जो चीजें है, वैलिडिटी या उसका एक्सटेंशन, वैलिडिटी का कैंसिलेशन, या फिर उसमें अमेंडमेंट लाना है, अल्टरेशन लाना है, दीज थिंग्स कैन बी अफेक्टेड ओनली बाय हु? टीओ। सर टीओ कौन है? टैक्स ऑफिसर है। ठीक है, एसईसी कैन नॉट चैलेंज इट। जो भी उसमें अमेंडमेंट आएगा, वैलिडिटी उसका कम होगा, ज्यादा होगा, कैंसिल हो जाएगा, एसईसी कैन नॉट चैलेंज इट। इतना याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट लाइन है हमारे लिए। ठीक है सर, नेक्स्ट सर, अपील करना है मेरे को, अपील करना है, मेरे को पसंद नहीं आया ये नोटिस, मुझे पसंद नहीं आया, इसमें जो भी लिखा है इतना इतना टैक्स है, मेरे को देना नहीं है, तो मुझको क्या करना पड़ेगा? मेरे को क्या करना होगा? अपील देना होगा। ठीक है सर, अपील कहां पे करना है? सीआईटी को करना है। सर सीआईटी को अपील करेंगे, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को करेंगे। ठीक है, या फिर चीफ कमिश्नर को भी कर सकते हैं। सर यहाँ पे अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज का वर्ड यूज करे क्या? आई रिकमेंड नॉट, आई डोंट रिकमेंड कि यहाँ पे आप लिखो अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज हर जगह पे, ये अच्छा नहीं लगता। एग्जामिनर को भी समझे कि इन डेप्थ हमने कितना पढ़ाई की है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? अपील किसको करेंगे? सीआईटी को करेंगे, या फिर सीसीआईटी को कर देंगे। ठीक है, लेकिन जो अपील्स वाला सीआईटी, उसको अपील वो वाला नहीं करना है। वो अपील वाला कौन सा है? एग्रीव्ड डिसीजन वाला। ये अभी तक क्या है? ये कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है। सी, इट इज अ नोटिस which you don't agree to, and you are being you think that you are aggrieved by the notice. It is not an order or judgment that has been passed against you, and now you feel that you are aggrieved, so I'll go to an appellate authority. It's not that the case. So इसलिए हमको कहाँ पे जाना है? कमिश्नर और चीफ कमिश्नर। लेकिन अपील्स वाला नहीं, वो कंप्लीटली अलग चीज है। हम लिटिगेशन में नहीं है अब तक। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट वेरी क्लियरली। नोटिस आया, वी आर रिप्लाइंग टू इट, और वी आर हैविंग एन डिस्प्यूट विद द नोटिस और इट्स कंटेंट। बट इसका मतलब ये नहीं कि अभी तक हम सीधा लिटिगेशन में पहुंच गए, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हमें अपील्स तक नहीं जाना। ओके, एक और चीज, ये जो सर्टिफिकेट है उसमें क्या चीजें रहेंगी? ये किस तरह से रिकवरी करने के लिए ऑफिसर को एम्पावर कर रहा है? सर नहीं समझा। ये जो टैक्स सर्टिफिकेट है उसमें कुछ पावर्स दिए सर, किसको? जो भी रिकवरी ऑफिसर है उसको, या जो भी डेजिग्नेटेड पर्सन है उसको। वो 4 चीजें कर सकता है रिकवरी करने के लिए। सर कैसे रिकवरी करेगा? 4 चीजें करके, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल 4, या फिर एनी ऑफ दीज, जो वो उस सिचुएशन पे, केस पे डीम फिट कर रहा है। ठीक है, बताइए सर क्या 4 चीजें कौन सा कर सकता है? सबसे पहला, अटैचमेंट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है सर, फर्स्ट समझ गया, अटैचमेंट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। उसका जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी रहेगा, कार हो गया या फिर उसका कुछ भी हो गया, हम लोग उठा के लेके आएंगे। हम लोग मतलब टैक्स ऑफिसर उसको उठा के लेके आएंगे। सर नेक्स्ट, अटैचमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। उसका जो भी घरदार होगा, जो भी उसकी जमीन जायदाद होगी, वो सब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पकड़ लेगा, अटैच कर लेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट सर, सेकंड क्या है? थर्ड एक्चुअली कि क्या है? अरेस्ट। सर वो भागने की कोशिश कर रहा था, या फिर ना भी करे भागने की कोशिश, लेकिन फैक्ट्स को कंसीव कर रहा है, या मिसरिप्रेजेंटेशन कर रहा है, या फिर मटेरियल फैक्ट्स को सप्रेस कर रहा है, कुछ भी केस है, ही कैन बी अरेस्टेड। ओके ओके। नेक्स्ट इज अपॉइंट अ मैनेजर टू लिक्विडेट। सपोज ये कॉर्पोरेट एंटिटी है जिससे रिकवरी करना है, या फिर अदर देन इंडिविजुअल है ये पर्सन, तो व्हाट दिस टैक्स सर्टिफिकेट कैन एम्पावर द टैक्स ऑफिसर टू अपॉइंट अ मैनेजर टू लिक्विडेट एंड take in control the entire affairs of that entity
मैनेज इट, उसको पूरा का पूरा एक्सप्लोर करे, समझे और उसको या तो डिजोल्व, लिक्विडेट, जैसा अपन कंपनीज एक्ट में देखा करते थे वाइंडिंग अप वाला, वैसा ही लिक्विडेटर है ये कुछ भी करके रिकवरी करके डिपार्टमेंट को उसका रेवेन्यू दे दे। ओके ठीक है सर। सर आपने लिखा है रिकवरी बाय हुम एंड हाउ, तो मेरे हिसाब से 4 कैटेगराइजेशन होते हैं सेक्शन वाइज भी, और कैसे रिकवरी की जा सकती है उसका कैटेगराइजेशन ये 4 चीजों में मैंने डाला है। सर पहला क्या है, बाय टैक्स ऑफिसर। अच्छा सर, टीओ पहला रिकवरी कर सकता है, सेक्शन क्या है उसका 224। सर नेक्स्ट सेक्शन में आपने लिखा है कि बाय असेसिंग ऑफिसर। अब जो बच्चा मेरे से नहीं पढ़ा, कहीं से भी पढ़ा लेकिन उसको अगर मालूम नहीं है टीओ और एओ में फर्क क्या है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, पहला अपने को वो चैप्टर पढ़ना पड़ेगा जहां पे पूरा लिस्ट दिया गया है कि अथॉरिटीज का टोटल एक कितने अथॉरिटीज होती है इनकम टैक्स में, वो कैसे कैसी होती है। फॉर एग्जांपल कमिश्नर हो गया, एडिशनल कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर, सेल्फ कमिश्नर, चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, ये जो भी लिस्ट है आपको पढ़ना पड़ेगा। उसमें आपको ठीक से समझ में आएगा टैक्स ऑफिसर का रैंक कहाँ पे है, असेसिंग ऑफिसर का रैंक कहाँ पे है, वो चीजें आपको मिल जाएंगी। सर असेसिंग ऑफिसर ऐसा कुछ अलग से रैंक है क्या, डेप्यूटेशन है क्या? नहीं, ये जो ज्वाइंट कमिश्नर्स है, एडिशनल कमिश्नर है, डेप्यूटी कमिश्नर, उनको ही डेजिग्नेट किया जाता है एज असेसिंग ऑफिसर। ठीक है सर, ओके। तो असेसिंग ऑफिसर भी ये कर सकता है सेक्शन 226 के हिसाब से। सर नेक्स्ट, स्टेट गवर्नमेंट बीच में आकर रिकवरी कर सकता है क्या? हाँ, कैसे होगा, सीबीडीटी के ऑर्डर के बाद, सेक्शन 227। लास्ट इज 228A। 228A ये कुछ ऑर्डर में नहीं है, सेक्शन 24 के बाद सीधा 26 के बाद 27 और 28A है, याद रखेंगे फिर भी थोड़ा सा। ओके, तो सबसे पहला टैक्स रिकवरी ऑफिसर, अगर ये टैक्स रिकवरी ऑफिसर रिकवरी करने लग जाए तो सर्टिफिकेट के आधार पे रिकवरी कर सकता है, 4 मैनर जो भी हमने पढ़े उस हिसाब से कर देगा। ठीक है, लेकिन एक वर्ड मैंने यहाँ पे लिखा है इन हिज ज्यूरिसडिक्शन ओनली। सर इसका मतलब क्या है कि इन हिज ज्यूरिसडिक्शन ओनली, जितना उसका एरिया डेजिग्नेटेड है, उसको जितना एरिया असाइन किया गया है वहीं पे वो रिकवरी कर सकता है। सर ऑफिसर को पुणे अलॉट किया है एरिया, और जो एसएससी है, असिस्टिंग ऑफिसर को एरिया अलॉट किया गया है पुणे का, और जो एसएससी है उसका कुछ प्रॉपर्टी मुंबई में भी है और वो उसकी ज्यूरिसडिक्शन के बाहर है, तो अब क्या करेगा, सिंपल सी चीज कर सकता है, इन केस ऑफ 2 डिफरेंट ज्यूरिसडिक्शंस देन टीआरओ, सर टीआरओ मतलब टैक्स रिकवरी ऑफिसर शैल सेंड द टैक्स रिकवरी सर्टिफिकेट टू टीआरओ ऑफ दैट ज्यूरिसडिक्शन। जो पुणे का टीआरओ है वो मुंबई के टीआरओ को क्या करेगा, सर्टिफिकेट भेज देगा, उसको बताएगा कि हमको इतना इतना रिकवरी करना है, प्लीज हमको असिस्ट कर दो, एंड ही विल कैरी फॉरवर्ड। तो टीआरओ 1 विल कैरी फॉरवर्ड ऑल द प्रोसीडिंग्स एंड गिव इट इन हुज हैंड्स, टीआरओ 2, इतना याद रखेंगे। ठीक है, सिंपल। अच्छा, तो कुछ इसमें मैनर की जो चीजें है कि कैसे करेगा रिकवरी, कुछ तो मैनर है, डिफाइंड है ये चीजें, उसको ठीक से थोड़ा सा पढ़ लेंगे अपन पहले। फर्स्ट वन इज प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड बाय एसएससी टू माइनर इज ऑल्सो अटैच्ड, इतना याद रखेंगे। क्लबिंग वाला चैप्टर हमने इनकम टैक्स में पहले भी देखा है, उस हिसाब से ऐसे होता है। ओनली एक चीज है कि याद रखेंगे, ये जो प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं वो दैट प्रॉपर्टी शुड बी ट्रांसफर्ड आफ्टर 1973। ये इतना मेरे हिसाब से रेलेवेंट नहीं है, याद नहीं रखेंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में जो केसेस होंगे ऑब्वियसली 1973 के बाद के ही प्रॉपर्टी की बात करेंगे। ठीक, नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी ट्रांसफर टू रिलेटिव्स विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन इज ऑल्सो अटैच, ये हम फिर से देख चुके हैं, क्लबिंग वाला चीज है, आपको याद आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट, द डिसीजन ऑफ द टीआरओ शैल बी फाइनल, जो भी ऑफिसर होगा उसका जो भी डिसीजन है, ये प्रॉपर्टी अटैच करना है नहीं करना है, दैट विल बी फाइनल, इट कैन नॉट बी चैलेंज येट। ओके, नो अटैचमेंट बिफोर 15 days फ्रॉम सेक्शन 156। अच्छा, एक चीज इसमें अब मैं ऐड करता हूं, सुन लो ध्यान से, सुनना, ये चीज इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। हमने क्या देखा था पहले, डिमांड नोटिस आया, टाइम कितना देके गया, 30 days का टाइम देके गया अपने को डिमांड नोटिस। ओके सर, अगर ऑफिसर को ऐसे लगता है कि इफ दिस एसएससी रन्स अवे और डज एनीथिंग टू दैट इनकम और हिज प्रॉपर्टी, दैट विल बी डिक्रीमेंटल इन द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू। सर क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, डिक्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू, मतलब रेवेन्यू डिपार्टमेंट को ऐसा लग रहा है कि अगर इसको 30 days का टाइम दिया तो ये कुछ और चमत्कार कर डालेगा और हमको पैसा नहीं रिकवर करने को मिलेगा इससे। तो इस केसेस में ज्वाइंट कमिश्नर का परमिशन लेके आपका जो भी असेसिंग ऑफिसर है वो आपको क्या बोल सकता है, 30 days के पहले का आपको टाइम लिमिट दे सकता है, 30 days से कम का टाइम लिमिट आपको दे सकता है। ठीक है, इतना याद रखेंगे, ये सेक्शन 220 की चीज है। अब उसको चैलेंज करने वाली चीज या फिर उसको लिमिट करने वाली चीज यहां पे आप देख सकते हैं, क्या है कि नो अटैचमेंट बिफोर 15 days फ्रॉम सेक्शन 156। डिमांड का जब नोटिस आया है उसके 15 दिन के इमीडिएटली अंदर
आप ये रिकवरी के प्रोसीडिंग शुरू नहीं कर सकते। सर एक चीज हमें समझ में आ रही है कि जो 30 डेज का टाइम स्पैन है उसको कट शॉर्ट कर सकता है असेसिंग ऑफिसर, लेकिन रिकवरी कट शॉर्ट में भी स्टार्ट करे पर 15 दिन के बाद ही कर सकता है, उसके पहले कर नहीं सकता है। ठीक है, सिंपल एज दैट। ओके, एक्सेप्शन क्या है? इफ टीआरओ थिंक्स दैट दिस शैल बी इन द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू। सर वो तो एक्सेप्शन में कवर हो जाएगा जो आप बोल रहे हैं। ओके, रीजंस उसको राइटिंग में रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। और थर्ड, ऑथोराइज बाय हायर अथॉरिटीज। सर आपने हायर अथॉरिटीज वर्ड यूज किया है, उसको अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज यूज करे क्या? हाँ, इंटरचेंजेबली इस चीज को लिख सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा यहाँ पे हायर अथॉरिटीज लिखे। ठीक है, क्योंकि जो भी ऑफिसर आ रहा है उसके ऊपर के अथॉरिटीज का उसने अप्रूवल कंसिडर कर रहा है। लास्ट थिंग इज इफ एसएससी डाइज, इफ एसएससी डाइज, गलती से एसएससी मर गया तो क्या होगा? एक्सेप्ट फॉर अरेस्ट एवरीथिंग एल्स इज कैरिड ऑन विद द लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अच्छा सर, मतलब आप जो बोल रहे थे कि एससीसी के डेफिनेशन में एक रिप्रेजेंटेटिव एससीसी या डीम्ड एससीसी आता है, तो ये उसका केस है क्या? हाँ, ये उसका केस है। ठीक है, चलो नेक्स्ट केस इज बाय असेसिंग ऑफिसर। 224 किसका देखा? रिकवरी बाय टैक्स ऑफिसर। आप किसका देख रहे हैं? रिकवरी बाय असेसिंग ऑफिसर। ठीक है, सेक्शन छोटा सा है 226, वो दो चीजें करेगा। एक फर्स्ट, अटैच सैलरी। सर अटैच सैलरी मतलब जहां पे आप काम करते हैं वहां से सीधा सैलरी किसके अकाउंट में जाएगा? आपके अकाउंट में नहीं जाएगा, डिपार्टमेंट के अकाउंट में जाएगा। ओके सर, नेक्स्ट क्या है? गार्निशी ऑर्डर। सर ये क्या है चीज? सर ये इसके पहले एग्जाम में हमने 1-2 बार पास पेपर्स में देखा है। गार्निशी ऑर्डर क्या होता है सर, बताइए। ठीक है, गार्निशी ऑर्डर क्या होता है मैं इजीली समझाता हूं आपको। सपोज लेट्स से फॉर एग्जांपल कि दिस इज मिस्टर ए एंड दिस इज मिस्टर बी। ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंस इज ए हैज टू गिव 100 रुपीज टू मिस्टर बी। सर 10 लिख दिया आपने। हाँ, मिस्टर ए हैज टू गिव 100 रुपीज टू मिस्टर बी। ठीक है, तो बी ओज मनी फ्रॉम होम? मिस्टर ए। ओके, चलो तो अब क्या हो गया? जो मिस्टर बी है उन पे रेड पड़ गई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या बोल रहा है कि वी हैव अ डिमांड नोटिस फॉर यू। रेड हो गए जो भी प्रोसीजर्स है, उसके बाद क्या बोल रहा है ऑफिसर कि वी थिंक दैट यू हैव टू गिव 120 रुपीज मोर एज योर टैक्स। तो बी बोल रहा है सर क्या हो गया ना, मेरे पास सिर्फ 10 ही रुपए बचा है, या फिर मेरे पास 20 रुपए ही बचा है सर, मेरे पास पैसा नहीं है सर, बिल्कुल पैसे नहीं है मेरे पास। तो वो जो असेसिंग ऑफिसर है वो क्या कर सकता है? हिल फाइन